हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीए 006। इसमें फर्स्ट ब्लॉक जो है हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, इसका यूनिट वन सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड नॉइथर्स थ्योरम। फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज से रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब रेगुलर का मतलब कि लेक्चर वाइज पूरी कोर्स, एमपीए 006 का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है, जो हमें पढ़ना चाहिए जहां से, वह सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैग्रांजियन। ओके, तो अब इसे हम पहले समझते हैं। अगर आप अपने जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है, तो अगर उससे पढ़ोगे तो भी ठीक है, बट उसमें मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको एक एक टॉपिक, पूरा डेरिवेशन, पूरा एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करके लिख करके बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे क्यों, मतलब जिस तरह से हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। और हर एक टॉपिक पढ़ते हुए सारे एग्जाम्पल्स, सारे एस ए क्यू और टर्मिनल क्वेश्चंस करते हुए, चैप्टर्स को फिनिश करते हुए लास्ट तक खत्म करेंगे, सारे ब्लॉक्स के सभी यूनिट्स। ओके, तो बस हर लेक्चर के साथ आप रेगुलर रहें, तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैग्रांजियन। इसमें स्टार्ट करते हैं। कंसिडर कंसिडर a system described by a system described by the generalized coordinate q, which obeys the Euler-Lagrange equation EL इक्वेशन क्या होता है, ये आप एमपीए 002 में भी पढ़े हैं। तो डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू। आपने पढ़ा होगा यूलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, एमपीए 002 में यही इक्वेशन था वहां। एंड वेयर the function L is a function of Q, L equals to, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, where L is the function of Q, comma Q dot, comma T। अब देखो यहाँ पे Q जो है, Q क्या है? Q है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। देखो ये Q क्या है?
तो क्यू है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्यू डॉट क्या है? क्यू डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम फंक्शन। तो क्लियर हो गया? नो, सपोज मान लो कि हम एक यहाँ पे, ये तो ठीक है हमारा, मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया एल, फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट एंड टी। अब हम मान लेते हैं कि एक सेलेक्ट करते हैं एक दूसरा फंक्शन, मतलब एक दूसरा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यू ले लेते हैं। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट अगर एक यू ले लेंगे, यू लोगे तो फिर इसका मतलब क्या है कि यू जो है, यू कनेक्टेड होगा कोऑर्डिनेट क्यू के साथ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से। चलो पहले लिखते हैं। सपोज suppose that we select another independent coordinate u, which is connected to the coordinate q by the transformation equation by the transformation equation q function of u comma t, then we know that differentiation of del L upon del u dot with respect to time minus del L dash minus del L dash upon del u equals to 0। इसे करली यू भी पढ़ते हैं, करली एल डैश। दिस सिंबल इज ऑल्सो नोन एज करली। ओके, तो आप करली भी कह सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिंबल यूज करते हैं, आपको पता ही है। वेर अब यहां पर देखो, ये जो है ना, हम एक दूसरा फंक्शन बना लिए, क्योंकि हमने एक अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ले लिया यू। तो अब ये जो एल है, एल डैश, एल डैश हो जाएगा फंक्शन किसका?
तो अब हम कहेंगे ये फंक्शन है u का। u डॉट, u क्या हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, u डॉट हो गया जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और ये टाइम फंक्शन। क्लियर? सो इन जनरल तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एल डैश u कॉमा u डॉट कॉमा t इक्वल्स टू एल। अब ये फंक्शन ऑफ, तो u किसका है, q का, तो q इज अ फंक्शन ऑफ u, u डॉट कॉमा t। फिर दूसरा क्या था, q डॉट, ये लिखेंगे q डॉट इज द फंक्शन ऑफ u, u डॉट t। फिर क्या है, t तो ठीक है, t खुद एक फंक्शन है। अब यहां जाओ, तो अब यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, ऐसे हम लिखा था ना लैग्रेंजियन, एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट टी। और यहाँ पर क्यू किसका फंक्शन गया, यू का, यू और टी का। तो फिर यहाँ पर क्यू क्या होगा, क्यू ये आ गया, क्यू डैट इसका, और टी। तो यहाँ जो एल डैश यू, यू डॉट और टी, और एल क्यू, क्यू डॉट टी, ये दो डिफरेंट लैग्रेंजियन फंक्शंस बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस होगा, यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं दोनों फंक्शंस, ये सेम फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमें एक इक्विवेलेंट फिजिकल पाथ देगा। ठीक है, एल डैश यू कॉमा यू डॉट टी, और दूसरा क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, एल क्यू, क्यू डॉट टी, यही था ना। दिस बोथ में likely give us two different Lagrangian Lagrangian functions। ये दो डिफरेंट लैग्रेंजियन फंक्शंस होंगे, और इसका यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होगा, एंड द EL इक्वेशंस ऑफ मोशन, EL मतलब यूलर लैग्रेंज इक्वेशन equations of motion may also be different। may also be different। Okay, but because they represent the same physical system,
they represent the same physical system same physical system the solution the solutions will give us will give us equivalent physical paths. Equivalent physical paths. Such transformations are called point transformations. इसे हम क्या कहते हैं? Point transformations. Such transformations are called point transformations. Okay. Now, अब हम मान लेते हैं कि कोई एक कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है किसी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है, जिसे हम कॉन्टिन्यूसली किसी एक मतलब वेरिएबल पैरामीटर के द्वारा कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लिख लो पहले, लेट अस नाउ कंसीडर a continuous transformation of the generalized coordinate of the generalized coordinate characterized by a continuously by a continuously varying parameter
continuously varying parameter s, the transformed generalized coordinate the transformed generalized coordinate, the transformed generalized coordinate क्या था, u is defined as a view function of s comma t and u function of 0 comma t. ठीक है, इक्वल टू q फंक्शन ऑफ t, क्योंकि q तो फंक्शन है u का, ठीक है, और u 0 और t का, तो q फंक्शन किसका होगा, तो ये तो 0 ही हो गया ना, तो q किसका फंक्शन होगा, t का। क्लियर है, तो आगे, तो यहां पर सो इफ q is a function of t is the solution of the original is the solution of the original Euler-Lagrange equation, EL equation, क्या होता है, d अपॉन डी टी करली L करली Q डॉट माइनस करली L करली Q इक्वल्स टू 0। देन u function of st is the solution of the EL equation। तो ये जो u फंक्शन ऑफ st है, ये यूलर लैग्रांज इक्वेशन, EL इक्वेशन जो है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन होता है। अब ये किसके लिए, इज द सॉल्यूशन ऑफ द EL इक्वेशन, EL इक्वेशन, जस्ट वेट, फॉर L डैश इक्वल्स टू L डैश। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, u किसका फंक्शन है, s कॉमा t। क्लियर, अब इसमें क्या क्या था, L डैश किसका फंक्शन था, u, u डॉट और t का,
तो ये क्या हो जाएगा, u फंक्शन ऑफ s कॉमा t, फिर क्या था u डॉट फंक्शन ऑफ s कॉमा t एंड e आ जाएगा। एंड t, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर s, s के किसी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर s, ठीक है, और s इक्वल्स टू जीरो, s equals to 0 corresponds to no transformation of the coordinates, s equal to 0, देखो यहां पर लिया हो ना, s की प्लेस पे क्या है, 0 है, क्लियर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, s equals to 0 corresponds to no transformation no transformation of the coordinate of the coordinates or the identity transformation or the identity transformation, ओके okay? इसमें इसे आप मान लें, ये मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ये ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 जो हमने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, सिंगल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के लिए, इक्वेशन 1, ठीक है, एल क्यू फंक्शन ऑफ यू, यू डॉट टी, क्यू डॉट यू, यू डॉट टी एंड टी। तो ये आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हाँ, वी हैव written equation 1 for a single generalized coordinate q, for a single generalized
कोऑर्डिनेट q corresponding transformed coordinate u corresponding to transformed coordinate u. However, we can write this we can write this for a set of generalized coordinates. However, we can write this मतलब इक्वेशन वन जो है ना उसे हम लिख सकते हैं सिंगल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट भी होगा, जो मैंने अभी कंसिडर किया था। ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट क्या लिया था, u, और जबकि हम इसे यूज लिख सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के, मतलब फॉर अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट्स q1 ले लो, q2 ले लो, अप टू qn, और ट्रांसफॉर्म उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली हम ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं u1 से लेकर के un तक, ठीक है। मतलब ये जो है ये कहता है कि we have written equation 1 for a single generalized coordinate q corresponding to transformed coordinate u। मतलब इक्वेशन वन को हम सिंगल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं विद अ corresponding coordinate u, और however we can also write this, और हम इसे फॉर अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, मतलब q1 q2 q3, मतलब n कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। और अगर जैसे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं q1 से लेकर के qn तक, उसी तरह से ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स भी u1 से लेकर के u1 u2 u3 एंड सो ऑन un तक लिख सकते हो, ठीक है। एंड अ फैमिली ऑफ पैरामीटर्स, जो हमने s लिया था, एस आई लिख लो, i कुछ भी हो सकता है, s1 s2 s3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसे अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वी कैन राइट दिस फॉर अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर a set for a set of generalized coordinates q1 comma q2 and so on qn, transformed coordinates उसी तरह अकॉर्डिंगली transformed
कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो Q1 के लिए हो गया U1, ठीक है, Q2 के लिए हो गया U2 एंड सो ऑन अप टू UN, एंड अ फैमिली ऑफ पैरामीटर्स SI, जो वेरिएबल पैरामीटर्स लिए थे, एंड family a family of parameters ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल से, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ continuous ट्रांसफॉर्मेशन, continuous ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट अस कंसीडर a dynamical system a dynamical system represented by the coordinates represented by the coordinates x y z, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिया। नाउ मान लो कि जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर जाता है जेड एक्सिस का अबाउट बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। जेड एक्सिस का अबाउट पूरा का पूरा डायनामिकल सिस्टम क्या करता है, रोटेट करता है थ्रू एन एंगल थीटा। तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, वो बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। समझो इसे, सपोज द सिस्टम is now rotated about z axis, system is now rotated, system is now rotated about the z axis, z axis by an angle theta,
बाय एन एंगल थीटा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर गया जेड एक्सिस का अबाउट, तो जो पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, इसके भी मतलब जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, वो कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड आर नाउ, तो वो तो बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, ये आ गया एक्स, ये वाई और ये जेड। अगर मान लो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर जाता है, तो जो पॉइंट है, पॉइंट तो उसी पॉइंट पे है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया पी, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहा है रोटेट कर जा रहा है। मतलब इसका हम इसकी कोई पोजीशन, लोकेशन, पोजीशन वेक्टर ले लो, इस तरह से ओपी। ठीक है, अगर ये रोटेट कर गया, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर गया, तो एक्स मान लो यहाँ आ गया रोटेट करके एक्स डैश पे, वाई भी रोटेट कर जाएगा, ये आ गया वाई डैश पे, और जेड एक्सिस का अबाउट रोटेशन हो रहा है। मतलब रोटेशन की डायरेक्शन मैंने ये ले लिया, जेड एक्सिस का अबाउट ये रोटेट कर रहा है सिस्टम, ये इस तरह से। मान लो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से पूरा सिस्टम रोटेट कर गया ना, यहाँ भी थीटा से दिखा दो। ठीक है, तो जो एक्स था, अब एक्स जो है, ये जो पोजीशन है एक्स का, अब एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एक्स का कंपोनेंट अगर हम लें अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का कंपोनेंट अगर लेंगे वाई डैश के डायरेक्शन में, सॉरी, हमें एक्स का कंपोनेंट लेना है एक्स डैश के अलोंग, फिर वाई का आएगा एक्स डैश के अलोंग, फिर जेड का आएगा एक्स डैश के अलोंग, फिर वाई का भी लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब ये जो एक्स वाई जेड है, इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में चेक करेंगे ना कि क्या होगा कंपोनेंट। जैसे अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, ये वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर आर जहां था वही है, वेक्टर आर की पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, वो जहां है वो फिक्स है। यहाँ पर चेंज क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस का अबाउट। तो एक्स आ गया एक्स डैश पे, तो एक्स जो था, एक्स थीटा एंगल से रोटेट किया, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट था उस वो कंपोनेंट अब क्या बन जाएगा? क्योंकि थीटा एंगल से एक्स एक्सिस रोटेट करिए तो क्या बन जाएगा? एक्स कॉस थीटा। वाई क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में, अब एक्स डायरेक्शन तो नहीं रहा ना, तो एक्स डैश हो गया, तो हो जाएगा वाई साइन थीटा, लेकिन माइनस वाई साइन थीटा, माइनस वाई साइन थीटा होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा वो। ठीक है, जेड जेड का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, ठीक है, जीरो ही होगा। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में अगर चेक करें, वाई डैश के लॉन्ग, वाई डैश के लॉन्ग एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? ठीक है, वाई कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? तो वाई कंपोनेंट तो वाई कॉस थीटा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो कोऑर्डिनेट्स जो होगा पॉइंट का, वो बदल जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स डैश पे आ चुका है रोटेट करके। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। देखना, एक्स कॉस थीटा पहले था कंपोनेंट एक्स वाई जेड, अब क्या हो जाएगा? एक्स कॉस,
अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो एक्स कंपोनेंट अब एक्स नहीं है, अब एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई डैश, और वाई डैश क्या हो जाएगा, तो वाई डैश के साथ अब वाई कितना एंगल बनाएगा, थीटा, थीटा एंगल से रिलेट कर गया, तो एक्स कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। और जेड कंपोनेंट नहीं बदलेगा ना, क्योंकि जेड एक्सिस का अबाउट रोटेशन ही हो रहा है, तो जेड डैश जेड ही रहेगा। ठीक है, तो अगर थीटा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, मतलब एक देखो वेरिंग पैरामीटर एस, याद है वेरिंग पैरामीटर एस हम ले रहे थे बार बार, तो वो जो वेरिंग पैरामीटर है एस वो कुछ भी हो सकता है, तो वही थीटा है। यहाँ पर जो वेरिंग पैरामीटर है वो एस ही है, और वो एस यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मतलब रोटेट करता जा रहा है सिस्टम, तो थीटा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। तो थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, क्लियर। तो अब देखो, तो यहां पर लिखिए थीटा इज द continuously varying parameter, theta is the continuously, इसका यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा y cos थीटा, है ना, x कंपोनेंट आ जाएगा, x वाला कंपोनेंट, x का कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, x sin थीटा, फिर वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, थीटा इज द continuously theta is the continuously varying parameter, continuously varying parameter जिसे मैंने ऊपर क्या लिखा था, s, for this transformation, which is अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन which is rotation। ओके, नाउ अगर हम इसे चेक करना चाहें, हम इसे चेक भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है, वी कैन चेक हियर। अगर हम यहाँ पे देखो, टू चेक, चेक करने के लिए मैं कह रहा हूं, चेक करने के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम थीटा 0 ले लें, थीटा अगर 0 लोगे तो ये क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, किसे, टू द
आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन which is अब देखो थीटा जीरो पुट करो, तो थीटा जीरो पुट करो तो यहाँ पे जरा जीरो पुट करके देखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 और साइन थीटा हो जाएगा 0, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। हुआ क्लियर? उस तरह से इसमें थीटा जीरो पुट करो तो कॉस थीटा हो गया 1, साइन थीटा 0, ठीक है। तो वाई डैश क्या हो गया y, और जेड में तो थीटा है ही नहीं क्योंकि जेड का अबाउट ही रोटेट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा क्या, तो विच इज x इक्वल्स टू एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा x, y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा y, और z डैश तो z ही रहेगा, ठीक है। और अब अगर हम कह रहे हैं कि बहुत ही छोटे से ट्रांसफॉर्मर्स के लिए बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, मतलब इनफाइनाइटेजिमली स्मॉल चेंज, जिसका अंदाजा हमने लगा सकते हैं कि कितना छोटा चेंज हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइटेजिमल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एन इनफाइनाइटेजिमल ट्रांसफॉर्मेशन, एन इनफाइनाइटेजिमल an infinitesimal transformation is one that varies from the identity transformation, that varies from that varies from the identity transformation from the identity transformation by an infinitesimal amount, by an infinitesimal amount. Clear? In this case of rotation about the z-axis, of rotation about z-axis, we can say that there is an infinitesimal rotation of delta theta. We can say that
there is an infinitesimal rotation of delta theta about the z axis ठीक है। तो डेल्टा थीटा जो है ना ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब ये होता है कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो तो अब ये बताओ कि अगर डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल होगा तो, सॉरी डेल्टा थीटा, मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया, सॉरी, डेल्टा थीटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर डेल्टा थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है तो कॉस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, एंड साइन डेल्टा थीटा ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। तो अब इक्वेशन जो ऊपर मैंने लिखा है, जस्ट वेट, आई थिंक मैंने दूसरा वाला इक्वेशन लिखा नहीं था, लिखा था, हाँ लिखा है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन, इसे कुछ मान लो। इससे पहले कौन सा इक्वेशन लिए थे हम, इक्वेशन नंबर 2 तक लिए थे ना, ये इक्वेशन 3 ले लो, ये है इक्वेशन 3 पूरा, तीनों इसके अंदर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 में देखो, कॉस थीटा हो गया कॉस डेल्टा थीटा, साइन थीटा हो गया साइन डेल्टा थीटा, करेक्ट है ना। तो ये कॉस डेल्टा थीटा 1 हो गया, साइन डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा हो गया। तो वी कैन राइट इक्वेशन 3 एच, अब इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकते हो, देखो एक्स डैश क्या था, तो एक्स डैश था हमारा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा क्या हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि एक्स कॉस थीटा बन जाएगा एक्स कॉस डेल्टा टी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके समझाता हूँ। देखो इक्वेशन 3 जो था वो क्या था, इक्वेशन 3 में एक्स डैश क्या था, एक्स डैश था एक्स कॉस थीटा, तो थीटा को हमें क्या क्या लिखना है यहाँ पे, डेल्टा थीटा, माइनस क्या था वाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा वाई साइन डेल्टा थीटा। उस तरह से वाई डैश क्या था, वाई डैश है वाई कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा, प्लस क्या था एक्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स साइन डेल्टा थीटा, और जेड डैश तो जेड ही था। ठीक है, जेड डैश तो जेड ही था क्योंकि जेड एक्सिस का अबाउट ही रोटेशन हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। तो वी कैन राइट इक्वेशन 3, वी कैन राइट इक्वेशन 3 एज, वी कैन राइट इक्वेशन 3 एज, अब क्या लिख सकते हो सीधा, एक्स डैश इक्वल टू, क्योंकि कॉस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा 1,
और साइन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। यही वैल्यू यहाँ पर पुट करना है हमें अब। ठीक है, करेक्ट है। तो एक्स डैश को क्या लिखोगे, ये होगा एक्स माइनस वाई डेल्टा थीटा। ठीक है, और वाई डैश को क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स डेल्टा थीटा। और जेड डैश को क्या लिखोगे, जेड। तो ये जो पूरा इक्वेशन आया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे समझ में आ गया ना, तो यहां पर क्या हो गया, दोनों मतलब ट्रांसलेशंस और रोटेशंस, ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस है, बोथ both rotations and translations rotations and translations are continuous transformations, are continuous continuous transformations. Okay, next, we define a symmetry transformation for the Lagrangian. We define a symmetry transformation symmetry transformation for the Lagrangian ठीक है, अब इसे डिफाइन करते हैं। इफ, एक मिनट इसको कंप्लीट करो पहले। इफ द continuous transformation if the continuous transformation defined
इन इक्वेशन टू देखिए, ठीक है, ये इक्वेशन इन इक्वेशन टू is such that L dash is a function of u function of s comma t, ठीक है, u dot function of s comma t and t इक्वल्स टू क्या आएगा, L u function of s comma t u dot function of s comma t comma t, ठीक है। तो then we can say that the Lagrangian the Lagrangian is invariant, इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं, is invariant अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज नहीं करेगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लाग्रांजियन जो है वो चेंज नहीं करेगा, एल चेंज नहीं करेगा, वो वैसा ही रहेगा, सो दैट द सिस्टम इज सिमेट्रिक, so that the system is
symmetric under the transformation. Under the transformation. And equation 2 is a symmetry transformation for the Lagrangian. And equation 2 is the equation 2 is a symmetry transformation for the Lagrangian. For the Lagrangian. ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 में क्या है, ये रहा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा, देख रहे हैं क्या, एल डैश फंक्शन ऑफ यू यू डॉट टी इक्वल टू एल क्यू। अब क्यू फंक्शन हो गया यू यू डॉट टी का, क्यू डॉट भी, और टी तो इंडिपेंडेंट ही है। तो ये, और इक्वेशन 5 को देखो, इक्वेशन 5 ये, जिसमें कि एस पैरामीटर आ गया एक। ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट है, ठीक है। इक्वेशन 5 डिफरेंट है इक्वेशन 1 से, और क्योंकि इक्वेशन 5 जो है वो क्या कहता है कि लैग्रांजियन फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब ये, अगर सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो लैग्रांजियन चेंज नहीं करेगा, लैग्रांजियन फंक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया कंप्लीट। लास्ट में क्या लिखा गया, देन वी से दैट द लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि एल डैश इक्वल टू क्या आ गया, एल। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, so that the system is symmetrically under a transformation, and equation 2 is a symmetry transformation for the Lagrangian। तो ये जो टॉपिक है
ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम इस पर बेस्ड SAQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब SAQ से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1। ठीक है, एग्जांपल 1.1 क्या है वो मैं जरा चेक कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल 1.1, पेज चेंज करता हूं मैं, और जितने भी एग्जांपल है ना ये इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जांपल, SAQ और टर्मिनल क्वेश्चन। ठीक है, TQ, SAQ एंड TQ, ये तो हमें करना ही है। देखो ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1.1, सेम चैप्टर। क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये LXYZ, consider the following Lagrangian for a particle of mass m moving in a central potential। LXYZ लैग्रांजियन फंक्शन है x, y और z का, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट डॉट है, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्लियर, माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ। डिटरमाइन वेदर द लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो पार्ट दिया हुआ है, एक रोटेशन के लिए और एक ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, एक रोटेशन है और एक ट्रांसलेशन है। तो बोल रहा है कि बताओ कि इसमें से आ, कौन सा केस है जिसमें लैग्रांजियन इनवेरिएंट होगा। इनवेरिएंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस होगा, तो बताओ होगा या नहीं होगा, इनवेरिएंट होगा या नहीं होगा। दूसरा, जब ट्रांसलेशन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो बताओ कि लैग्रांजियन इनवेरिएंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन है और ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन आप नोट कर लें या फिर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। मैं अब इसे करूंगा सॉल्व। जो टॉपिक अभी पढ़ा गया, ठीक है, अभी जो टॉपिक आपने पढ़ा, क्या टॉपिक था, सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैग्रांजियन, यही पढ़ा ना आपने। इसी में बेस्ड ये एग्जांपल है, अब इसे हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। उसी पेज पे चले जहां थे हम लोग, या इसी पेज पे कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें लैग्रांजियन दिया गया है, पहले वो मैं नोट कर लेता हूं। तो दिया है L फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो लैग्रांजियन है, क्या ये इनवेरिएंट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट rotation about the z axis by an angle theta।
फर्स्ट है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है ना, हमें रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस अबाउट एन एंगल थीटा, इसमें दिया है एक्स डैश इक्वल टू, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वाई कम कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो वाई डैश कॉस थीटा प्लस, जस्ट मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया है, प्लस एक्स साइन थीटा और जेड डैश ये नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि जब रोटेट करेगा, रोटेशन होगा जेड एक्सिस का अबाउट, तो जब, तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का, जो बदल गया कोऑर्डिनेट्स, एक्स से एक्स डैश हो गया, वाई डैश और जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश कितना है समझ में आ रहा है, दिया हुआ है। तो बताओ कि लैग्रांजियन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंट है या नहीं है। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन, अभी तक मैंने क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करा है, सॉल्यूशन देखो। द फर्स्ट पार्ट, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आर, हम इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर, अब x इक्वल टू लिखेंगे x डैश, देखना कैसे लिखते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो x इक्वल टू लिख देंगे x डैश कॉस थीटा, ठीक है, माइनस y डैश साइन थीटा, फिर y इक्वल टू लिखेंगे y डैश कॉस थीटा इस माइनस को प्लस कर दो, ये हो जाएगा y डैश कॉस थीटा माइनस x डैश साइन थीटा और z हो जाएगा z डैश। देखो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो इसमें x डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा है, तो इसे लिख देंगे x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। इसमें देखो y डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा है, तो क्या लिख देंगे y इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा माइनस एक्स डैश साइन थीटा, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरा, एंड
अब हम बात करेंगे एक्स डॉट। देखो हमें दो ही बात चेक करना है ना, दो चीज हमें निकालना है। एक तो हमें निकालना है एक्स वाई जेड, और दूसरा ये लिखना है एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। फिर वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या लैग्रांजियन जो है वो सेम आ जाता है, हमारा फंक्शन सेम आ जाता है। अगर सेम आ गया मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ मतलब इनवेरिएंट है। अब देखो एक्स डॉट, तो एक्स डॉट क्या होगा, तो एक्स डॉट हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू एक्स डॉट डैश, मतलब एक्स डैश डॉट कॉस थीटा प्लस वाई डैश डॉट साइन थीटा। डॉट मतलब डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल फॉर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई डॉट, ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे वाई डैश डॉट, ठीक है, कॉस थीटा माइनस एक्स डैश डॉट साइन थीटा। मतलब ये आ गया ये, और जेड डॉट क्या हो जाएगा, जेड डैश डॉट, ये आ गया ये। क्लियर हो गया। तो मैंने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया। अब हम लैग्रांजियन बनाएंगे इसके लिए। तो लैग्रांजियन फंक्शन क्या है, लिखेंगे एल डैश फंक्शन ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब देखो क्या कहा था, अगर सिमेट्रिकल होगा, मतलब सिमेट्री होगा, लैग्रांजियन अगर सिमेट्री होगा तो लैग्रांजियन चेंज नहीं करेगा। अगर सिस्टम सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्री होगा, तो वहां पर लैग्रांजियन जो होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एल डैश फंक्शन ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसे लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, एल फंक्शन ऑफ, अब ये बदल जाएगा, क्या लिखेंगे आप, एक्स किसका फंक्शन, एक्स फंक्शन एक्स डैश का, वाई डैश का, जेड डैश का। फिर क्या लिखते हैं, दूसरा है वाई, वाई किसका फंक्शन, फिर उसी तरह एक्स डैश का, वाई डैश का, जेड डैश का। फिर क्या है, जेड किसका फंक्शन, तो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। क्लियर। तो इक्वल्स टू, अब जो लैग्रांजियन दिया हुआ है इसमें वैल्यू पुट करना है हमें। क्या दिया हुआ है, हाफ एम। तो वहां था क्या, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस, ये था ना, प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये था हमारा, देखो एक बार चेक कर लो, क्या है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तो हमारा एक्स डॉट क्या है, वाई डॉट क्या है, देखो ऊपर लिखा हुआ है एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स डॉट क्या लिखेंगे, एक्स डैश डॉट कॉस थीटा, समझिए इसको, प्लस वाई डैश डॉट साइन थीटा। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। फिर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई डैश डॉट कॉस थीटा माइनस एक्स डैश डॉट साइन थीटा। इसका भी होल स्क्वायर कीजिए, उसका प्लस जेड डैश डॉट स्क्वायर कर दीजिए
फिर प्लस, और क्या है, प्लस के अपॉन, अब के वाला जो दूसरा टर्म है देखो, दूसरे टर्म में क्या है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल इज टू पावर हाफ, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब एक्स वाई जेड वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई जेड कहाँ, एक्स वाई जेड, तो ये है एक्स वाई जेड, देख रहे हो। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट किया जाए, करेंगे। एक्स क्या है, तो एक्स है एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, जस्ट वेट, यहाँ हो गया है थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था देखो जरा, एक मिनट में चेक कर लूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है कुछ। क्वेश्चन में दिया है एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश वाई कॉस थीटा। मैं एक बार मिला लूँ क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक्स डैश दिया है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, और वाई डैश दिया हुआ है वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। जेड डैश दिया है इक्वल टू जेड, हाँ बिल्कुल सही दिया है, सारा कुछ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक्स वाई जेड, अब पुट करते हैं, तो ये आ गया होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर वाई है वाई डैश कॉस थीटा माइनस एक्स डैश साइन थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वाई डैश कॉस थीटा माइनस एक्स डैश साइन थीटा होल स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर है, तो क्या होगा, जेड डैश स्क्वायर, और होल रेज टू पावर क्या है, ये हाफ है, 1/2 है पावर, पूरे पे पावर, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट आगे, अब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, हाफ एम, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जब इसे पूरा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एक्स डैश डॉट इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स डैश डॉट वाई डैश डॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस वाई डैश डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डैश डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 वाई डैश डॉट एक्स डैश डॉट इंटू फिर से 2 वाई डैश डॉट एक्स डैश डॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस जेड डैश डॉट स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे प्लस के था या माइनस के था,
वो भी चेक कर लें, माइनस के है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लें। अब है के अपॉन, अब इस पार्ट को भी देखो, तो ये हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट थीटा, प्लस वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2x डैश वाई डैश कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस वाई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस एक्स डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2y डैश एक्स डैश कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस जेड डैश स्क्वायर। अब देखो ये जो आया होल टू पावर हाफ, ये पावर हाफ ये आ गया। अब इसमें जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है हाफ एम। देखो यहाँ पर हम कुछ चीजें हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला टर्म देख रहे हो, और एक ले लो ये वाला टर्म, दोनों में एक्स डॉट देख रहे हो, एक्स डैश डॉट स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये क्या आ जाएगा, एक्स डॉट एक्स डैश डॉट स्क्वायर, प्लस फिर आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, वाई डैश डॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 बन गया। ये क्या आ जाएगा, वाई डैश डॉट स्क्वायर, और फिर आप चेक करो ये है, देखो ये वाला टर्म देख रहे हो, ये वाला टर्म 2x डैश डॉट वाई डैश डॉट कॉस थीटा साइन थीटा, और ये -2y डॉट एक्स डैश डॉट कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों तो सेम ही हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इसने। ठीक है, तो ये और ये गया, क्लियर, तो हो गया ये कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या आ गया, बस बच गया क्या, फिर तो सिर्फ बचा ये ना, जेड डैश स्क्वायर रह गया, जेड डैश डॉट स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस, अब यहां देखो क्या आ रहा है, के अपॉन, देखो इसमें उसी तरह से यहाँ चेक करें, देखो यहाँ क्या क्या आ रहा है, ये वाला टर्म देख रहे हैं आप, और एक ये ले लो, क्या आ गया, एक्स डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बजाय जो कि 1 होगा, ये क्या आ गया, तो इसे हम लिखेंगे एक्स डैश स्क्वायर। उसी तरह से आप चेक करोगे, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि फिर वही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला देखो ये कैंसिल हो गया, है ना, 2x डैश वाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा सेम ही है। तो फिर हमारे पास जो बच गया, वो क्या बच गया, वो बच गया प्लस जेड डैश स्क्वायर,
पावर क्या होगा, पावर 1/2 आ गया। तो देखो ये रिपीट हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन सेम आ गया। जो लैग्रांजियन दिया हुआ था वही लैग्रांजियन एल डैश वाला आया। तो मतलब ये कि चेंज नहीं हुआ, लैग्रांजियन फंक्शन चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि ये इनवेरिएंट है। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब लैग्रांजियन एल एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश। ठीक है, तो फाइनली हमें ये मिल गया। यहाँ पे भी लिखते हैं एल डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये इक्वल आ गया, सेम आ गया लैग्रांजियन, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे 10 द लैग्रांजियन is invariant Lagrangian is invariant for rotation about z axis. For rotation about z axis. क्लियर। तो ये हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है, पार्ट बी, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ये तो हो गया, चेक कर लिए हम। फर्स्ट पार्ट में चेक करना था कि जो लैग्रांजियन है ये इनवेरिएंट है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट था अबाउट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, अबाउट जेड एक्सिस। अब दूसरा है, सेकंड पार्ट हमें चेक करना है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। ये दिया हुआ है, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूं, ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स डैश दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है एक्स डैश दिया है एक्स प्लस ए, वाई डैश दिया है वाई, और जेड डैश दिया है जेड। ठीक है, तो अब इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां भी हम यही चेक करना है हमें कि लैग्रांजियन इनवेरिएंट है या नहीं। सॉल्यूशन, उसी तरह यहां पर हम लिखेंगे द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। द इनवर्स
ट्रांसफॉर्मेशंस आर, इसे लिखेंगे x इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस ए, y इक्वल्स टू y डैश और z इक्वल टू z डैश। ठीक है, एंड x डॉट, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x डैश का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, x डैश डॉट ए तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया उसका, इसका क्या होगा, ए का जीरो, तो मतलब x डॉट क्या हो गया, ये हो गया हमारा x डैश डॉट, y डॉट क्या हो जाएगा, y डैश डॉट, z डॉट क्या हो जाएगा, z डैश डॉट। क्लियर, तो अब लैग्रांजियन लिखते हैं, लैग्रांजियन फंक्शन क्या बनेगा इसका, ये हो जाएगा एल डैश एक्स डैश कामा वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू क्या है, और फॉर्मूला में हाफ एम, अब x किसका फंक्शन लेंगे हम, x लेंगे x डैश वाई डैश जेड डैश, फिर दूसरा क्या था y, किसका फंक्शन x डैश वाई डैश जेड डैश, फिर z किसका फंक्शन, उसी तरह से x डैश वाई डैश जेड डैश, उसका माइनस के, के अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस, जस्ट वेट, पहले मुझे लैग्रांजियन लिखना था, सॉरी फॉर दैट, ये आ जाएगा एल ऑफ दिस, अब लिखेंगे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, ये क्या हो जाएगा हाफ एम, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ एम क्या था, देखो लैग्रांजियन क्या था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये था, पहले क्या लिखना है हमें, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, तो अभी तो मैंने लैग्रांजियन फंक्शन लिखा है, अब क्या था एक्स डॉट स्क्वायर, तो एक्स डॉट क्या है, एक्स डॉट जो है एक्स डॉट एक्स डैश डॉट हो जाएगा स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा वाई डैश डॉट स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा जेड डैश डॉट स्क्वायर, फिर आगे क्या है माइनस के, के अपॉन, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्स डैश माइनस ए, इसका होल स्क्वायर, देखो हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिखना है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स डैश माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो वही था, नहीं वाई डैश स्क्वायर और जेड डैश स्क्वायर, जस्ट मिनट, वाई था वाई डैश और जेड था जेड डैश, पावर हाफ, पावर 1/2, यही है क्वेश्चन में, पावर हाफ। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि क्या सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां तो हमें देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो ठीक है, सेम है, कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, देखो ये डिफरेंट हो गया, एक्स डैश माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, इनवेरिएंट नहीं होगा, मतलब हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि एल डैश ऑफ एक्स डैश
y dash z dash not equal to L of x dash y dash z dash। तो लैग्रांजियन यहाँ सेम नहीं आया, सिमेट्रिकल नहीं आया, इसलिए इनवेरिएंट नहीं होगा। दिस in this case Lagrangian is invariant under rotation, it is not invariant। यहाँ लिख देता हूं, here Lagrangian is not invariant। ठीक है, तो मतलब ये फाइनली जो है हमें दोनों पार्ट का आंसर मिल गया कि जो लैग्रांजियन दिया दिया गया था वो रोटेशन के लिए, रोटेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंट है, लेकिन ट्रांसलेशनल के लिए इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, दिस Lagrangian is invariant under फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, अंडर रोटेशन under rotation and it is not invariant under translation along x-axis, under translation। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.1 ये सॉल्व हो गया। क्लियर? अब ये जो है ना, इस पे एक क्वेश्चन है, सेम टॉपिक, मैं देख रहा हूं टर्मिनल क्वेश्चन। ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी पे बेस्ड है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 TQ1, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, मतलब ये आप खुद चेक करें। होमवर्क, टर्मिनल क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको खुद कर लेना चाहिए, हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, तो आज
आज की कहानी यही खत्म करते हैं। फिर आगे फर्दर जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।